जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 बच्चों 2 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हो चुके हैं और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके जो बेसिक्स हैं वो भी मैंने पिछले वीडियो में थोड़े बहुत करवाए थे, उनको मैं रिपीट कर रही हूँ और पिछले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। On comparing the ratios a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent और inconsistent। ओके, अब देखो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसको और बता रहे हैं। सुनो बच्चों, हमको जो दो वेरिएबल की इक्वेशन दी जाती है ना, दो चर का कोई समीकरण दिया जाता है, उसका हम बॉक्स बनाते हैं, पॉइंट्स ढूंढते हैं, है ना। यानी x पर x2 है तो y कितना है, x3 है तो y कितना, ऐसे हमको पॉइंट्स मिल जाते हैं। उन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं और फिर रूलर की हेल्प से ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है। ठीक है, एक इक्वेशन की। अब अगर इक्वेशंस हो दो इक्वेशंस हो तो आपको 2 लाइंस मिलेंगी। वो 2 लाइंस 3 प्रकार से हो सकती हैं। पहला तो बच्चों ये कि वो एक दूसरे को काट दे, यानी इंटरसेक्ट कर दे। ठीक है, इंटरसेक्ट भी ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा और ऐसा। दिखने में तो लग रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन ऑन प्रोड्यूसिंग दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट। के कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। तो ऐसी हो या ऐसी हो, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग ही मानेंगे, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, ये थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है लास्ट वीडियो का ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरे टाइप की लाइंस बच्चों होती हैं एक के ऊपर एक ये हुई, दूसरी भी बाय द वे इसी के ऊपर आ गई। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि संपाती रेखाएं। ठीक, तीसरी आप सभी जानते हैं पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, कहीं मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पैरेलल लाइंस अभी है ना, बड़ी आगे जाएंगे ना 11th में तो ये मिलने भी लग जाएंगी। इनको अभी हम यही कहेंगे कि ये कहीं नहीं मिलती हैं। ठीक है, समांतर है। तो 3 प्रकार से रेखाएं हमें मिलती हैं। अच्छा देखो, जब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, 2x + 3y = 6 एक इक्वेशन है और मैंने इससे पॉइंट्स बना लिए, है ना। x y करके x को 0 दिया तो y2 आ गया, y को 0 दिया तो x3 आ गया, और y को अगर मैं 2 दे दूं, y को 2 तो हो गया है ना, y को 4 दे देते हैं, चलिए 3 4 = 12, इधर जाएगा तो -12 -6 -3। इस तरह से ये हमको 3 पॉइंट्स मिल गए। हम इन्हें प्लॉट करेंगे, लाइन बनाएंगे। क्या केवल ये 3 ही पॉइंट्स हैं लाइन पर? एक लाइन पर तो हजारों पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो जो जो पॉइंट लाइन के ऊपर आएगा वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब जैसे कि फटाफट एक रफ बना दूं, 0 2 ये हो गया, 3 0 ये हो गया, और -3 4 ये हो गया। तो कुछ इस तरह से लाइन मेरी बन गई, है ना, एक रफ डायग्राम। तो क्या और कोई पॉइंट नहीं है क्या इस लाइन के ऊपर? अब मान लीजिए ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, तो ये जो भी पॉइंट है यहाँ से मान लीजिए ये 1 पर मिलता है, ठीक है, और ये आपका मिलता है 1.5 पर, इमेजिन कर लो, है ना। तो क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? देखो रख कर देखते हैं, 2 × 1 रख दिया और 2 × 1.5 रख दिया और 3 × 1, क्योंकि y 1 है ना बेटा, x तो 1.5 लिया है, तो 1.5 का दुगना हो गया 3, और 3 1 = 3, देखो 6 आ गया। यानी कि इट इज़ एन अनदर सॉल्यूशन, दैट इज़ 1.5 एंड 1, एक नया सॉल्यूशन मिल गया। ऐसे हजारों करोड़ों पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन पर हैं, और वो सब इसके सॉल्यूशन हैं। ठीक है, वो सब इसके सॉल्यूशन माने जाएंगे। अब एक और लाइन है, वो इसको इस पॉइंट पर कट कर रही है। मान लीजिए ये 2 है और ये -1 है, मान लीजिए, है ना, कोई और एक लाइन है। तो ये जो है एक लाइन यहाँ पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, हालांकि 2 -1 इसके हिसाब से रॉन्ग है बेटा, मैं इसके हिसाब से नहीं ले रही हूँ, -1 2 इसके हिसाब से नहीं ले रही हूँ, लेकिन मान लीजिए, ठीक है।
तो ये पॉइंट है कोई भी। हाँ, अब ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। मैं बना ही लूँ कोई पॉइंट, रुको जरा। ये आपका मैंने y को ले लिया 2, 3 2 6, तो x को मुझे 0 लेना पड़ेगा। तो 2 नहीं लेती हूँ, 3 ले लेती हूँ, इसको 3 समझो, ये 3 है, ठीक है। तो 3 3 9 और ये 1.5 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये पॉइंट हो गया -1.5 एंड 3, ठीक है। अब मान लो ये एक पॉइंट है और ये और लाइन आके इसने इसको यहाँ कट कर दिया, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन माना जाएगा, केवल एक सॉल्यूशन। ठीक, वो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक सॉल्यूशन देती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, तो यूनिक सॉल्यूशन हमको मिलता है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है बेटा, एक के ऊपर एक आ गई, यानी जितने पॉइंट्स इसके ऊपर है उतने ही पॉइंट्स इसके ऊपर है, हर पॉइंट से मिल रहा है, यानी हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है ना, हर पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। समझ गए आप। अब ये सॉल्यूशन कैसे, जैसे एक इक्वेशन ये है, दूसरी भी यही है, तो इसके सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं, मैं x को वैल्यू दे रही हूँ, मुझे y मिलता जा रहा है, x को दे रही हूँ y मिल रहा है, x को दे रही हूँ y मिल रहा है, या y को दे दूँ तो x मिल जाएगा। तो क्या होता है, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, इनको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, कंसिस्टेंट यानी संगत। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहे हैं, संगत या असंगत। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है ना बेटा, वो क्या कहलाती हैं, कंसिस्टेंट लाइंस या कंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमको एक सॉल्यूशन मिलता है। समझ में आई बात। तो फिर ये क्या कहलाएंगी, ये भी है तो कंसिस्टेंट बेटा, है ना, लेकिन डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट यानी कि संगत तो है लेकिन आश्रित है। आश्रित कैसे हैं, x y पर आश्रित है, y x पर आश्रित है। y की वैल्यू दोगे तब x की वैल्यू आएगी, है ना। तो कंसिस्टेंट तो इसको भी बोल देंगे, लेकिन ये डिपेंडेंट है, आश्रित है। ठीक है, तीसरी वाली कौन सी है, पैरेलल। अरे भाई, जब ये मीट ही नहीं करेंगी, ये कहीं पर टच भी नहीं करेंगी, तो ये हमको सॉल्यूशन कैसे देंगी, है ना। तो फिर ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। ठीक है, तो एक केस असंगत का है, इनकंसिस्टेंट का, दो केसेस संगत के हैं, लेकिन फुल फ्लेज एक ही है, दूसरा वाला संगत के साथ आश्रित भी है। ठीक, अब पहचान क्या है, अब भाई हम सबको ड्रॉ कर करके उसकी लाइनें चेक कर करके तो करेंगे नहीं, कोई शॉर्टकट भी तो होना चाहिए। शॉर्टकट ऐसा है, अगर हम पहली लाइन को बोलें a1x प्लस b1y प्लस c1, लाइन यानी इक्वेशन, एक ही बात है ना, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसको देख लेना, लेकिन अभी मैं अलग बता रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ कि आप पहले a1/a2 निकालना, ठीक है, फिर b1/b2 निकालना। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आया, अनइक्वल आया, तो आपका फर्स्ट केस कौन सा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ गए, याद कर लो, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस ये होता है। अब अगर ये इक्वल आ गया, बाय द वे इक्वल आ गया, ठीक, अगर इक्वल आ गया तो फिर बेटा आपको C1/C2 भी निकालना होगा। अगर इक्वल नहीं आया तो बात ही खत्म, लेकिन अगर इक्वल आ गया तो फिर आपको C1/C2 भी निकालना होगा। अगर वो भी इक्वल आ गया, मान लो सब इक्वल आ गए, तो फिर सेकंड केस, कौन सा केस, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट यानी संपाती, ये प्रतिच्छेदी और ये संपाती, तो ये दूसरा केस है। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का। तीसरे में क्या है बेटा, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल आ गए, लेकिन ये नहीं आया, ये इक्वल नहीं आया। ऐसे केस में होती हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी कि समांतर रेखाएं। इसका मतलब हम लाइंस ड्रॉ भी नहीं करेंगे, केवल इक्वेशन देख के बता देंगे, इतने मास्टर हो जाएंगे हम, है ना। तो ये आप याद कर लेना बेटा। क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती कि याद हुआ कि नहीं हुआ, बीच बीच में से कोई भी पूछ लेती, लेकिन अभी आपको अपने ऊपर ऑनेस्टी दिखानी है और इन्हें याद करना है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट है,
ये रहा, मैं लिख नहीं रही हूँ, ये पार्ट है, दिख रहा है आपको, है ना। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आप यहाँ पर लिख देंगे कंपेयरिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, कंपेयरिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद ये, कंपेयरिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विद दिस, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे इस समीकरण निकाय की इससे तुलना करने पर, ये लिखेंगे, ठीक है। दिए गए समीकरण निकाय की इससे तुलना, इन दोनों लिख लेना, दोनों इक्वेशन से तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ। देखो a1 बच्चों आपको मिल रहा है 3, दिख रहा है ना। b1 मिल रहा है 2 और c1 मिल रहा है 5। a2 मिल रहा है 2, b2 इज -3 एंड c2 इज 7। अब आप बोलोगे कि मैम इससे कंपेयर करा रहे हो, है ना, तो ये -5 होना चाहिए, इधर लाकर ये -7, करेक्ट, बिल्कुल ठीक। तो कंपैरिजन में इसको ऐसे कर देना, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, ऐसे कर देना, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। ऐसे कर लिया। अब हम निकालेंगे a1/a2, कितना आ जाएगा 3/2, है ना। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे b1/b2, तो ये आ जाएगा 2/-3, माइनस बेटा डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाहिए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, क्या बन गया -2/3। बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। आप लिखेंगे सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore equations are consistent, equations are consistent। हिंदी वाले लिखेंगे अतः समीकरण युग्म, या समीकरण युग्म में लिख लो, चलो युग्म संगत है, ठीक है, संगत है। क्लियर। कंसिस्टेंसी पूछ रहे हैं ना, कंसिस्टेंट है कि नहीं, संगत है कि नहीं, तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इस केस में संगत कहलाती हैं, और बहुत बढ़िया संगत कहलाती है ना, क्योंकि इनका सॉल्यूशन निकल कर आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है बेटा, इसको भी हम कंपेयर करेंगे, तो हमको मिलेगा a1 मिल जाएगा 5, b1 मिल जाएगा -3 और c1 मिल जाएगा 11। आप इसको किससे कंपेयर करवाओ, a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2, इससे कंपेयर करवाओ, ओके। ये हो गया। अच्छा a2 कितना है, a2 है, मैंने पार्ट नंबर 4 ले लिया बेटा बाय मिस्टेक, चलो कोई बात नहीं, है ना, पार्ट नंबर 4 चल रहा है। अब ये हो गया -10 और b2 है 6 और c2 है -22, ये पार्ट 4 ले लिया बाय मिस्टेक, ओके। चलिए कोई इशू नहीं है। a1/a2 5/-10 कैंसिल कर देना, मैंने आपसे पहले ही कहा माइनस को ऊपर शिफ्ट कर लेना चाहिए, तो 1/2 आ जाएगा। फिर लेंगे आप b1/b2, है ना, तो -3/6, ये भी कितना -1/2। फिर c1/c2 यानी 11/-22, माइनस को ऊपर ले लो, 11 2 ज़ा 22, तीनों इक्वल आ गए। यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, therefore lines are consistent but dependent। क्लियर। रेखाओं का युग्म संगत परंतु आश्रित होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे सॉल्यूशन निकालने की जिद मत करना, ठीक है ना। पार्ट नंबर 2, अभी मैं ठीक से पार्ट नंबर 2 ही देखने वाली हूँ। हाँ देखो a1 is 2, b1 is -3, c1 is 8, a2 is 4, b2 is -6, c2 is 9। कुछ दिख रहा है आपको, मैंने तो देखते ही समझ लिया ये पैरेलल आने वाली है। देखते हैं a1/a2 किया बेटा, तो 2/4 यानी 1/2, है ना। फिर हमने लिया b1/b2 -3/-6 से भी 1/2, तो हमें c1/c2 लेना पड़ेगा। कितना हो गया 8/9, यहाँ हम लिखेंगे
a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, therefore lines are parallel and inconsistent. ठीक है, यानी कि असंगत, रेखाएं समांतर होंगी तथा यह समीकरण निकाय असंगत है। पार्ट नंबर 3, a1 is 3 upon 2, ठीक है, b1 is 5 upon 3, c1 is 7, a2 is 9, b2 is -10। देखो माइनस का बहुत खास ख्याल रखना, और अपॉन 2 अपॉन 3 से अपन डरते हैं क्या, क्या फर्क पड़ता है, देखो कैसे होगा, a1 अपॉन a2 है ना, 3 अपॉन 2 अपॉन 9, क्या करो आप, 3 अपॉन 2 इंटू 9। नाउ 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया बेटा, 1 अपॉन 6 आ गया। अब आप क्या लेंगे, b1 अपॉन b2, तो 5 अपॉन 3 अपॉन -10। देखो माइनस आ गया ना, कुछ करने का मतलब भी नहीं है, साफ दिख रहा है, इक्वल नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे कुछ भी आता रहे, क्या फर्क पड़ता है, चाहे सेम आ जाए, लेकिन हमारे लिए वो यूजलेस है। देखो सेम तो आ गया लेकिन साइन डिफरेंट है, तो आप लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कंसिस्टेंट, संगत, कहानी खत्म। ठीक है, फोर्थ हम कर चुके हैं बच्चों, बारी है फिफ्थ की। फिफ्थ में a1 इज 4 अपॉन 3, b1 इज 2 एंड c1 इज 8, a2 is 2, b2 is 3, c2 is 12, a1 upon a2, 4 upon 3 upon 2, ये कैंसिल होके आ जाएगा 2 upon 3, b1 upon b2 भी 2 upon 3, c1 upon c2 is 8 upon 12, कैंसिल कर दीजिए 4 से, ये भी 2 upon 3, तो तीनों हो गए इक्वल। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। केस कैसा है बेटा, संगत आश्रित, ठीक है, संगत तो है लेकिन आश्रित है, यानी कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा काम बढ़ा दिया बस इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो ये चार हैं, चार में से एक या दो होंगे कंसिस्टेंट, उनको हमें ग्राफिकली सॉल्व भी करके शो करना है। दैट्स ऑल। पार्ट 1, अभी मैं इक्वेशन ही लिख लेती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। बच्चों दिख रहा है आपको ये कैसी लाइंस आने वाली हैं, बताइए, ये कोइंसिडेंट आने वाली हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन की डबल ही तो है, 1/2 1/2 1/2 है ना, सिंपल है। तो लिखें क्या, कंपेयर a1 ये है, b1 ये, अब आप कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो ये 1/2 दिख रहा है आपको, है ना, फिर b1 अपॉन b2 भी 1/2 दिख रहा है, और c1 अपॉन c2 है तो 5/10, लेकिन वो भी 1/2 ही है। तो ये हुआ। इसके बाद अब आप लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। ठीक है, तो अब इसको आप ड्रॉ कर लोगे तो क्या इसमें खास आ जाएगा, क्योंकि दोनों के तो सेम ही आने वाले हैं ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 1 2 3 1 2 3, ओके, x y, x को दिया 0, y आया 5, x को दिया 1, y हो जाएगा 4, x को देंगे 2, y हो जाएगा 3, है ना, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 5 5। यहाँ पर 1 0 1 2 दिया है ना, यहाँ चेंज कर दो, यहाँ पर आप ऐसा कर लो 3 4 5 कर लो, है ना, 3 किया तो x को दिया 3, 3 2 ज़ार 6, 6 इधर जाएगा, 10 माइनस 6 से होगा 4, डिवाइड होगा तो 2, है ना, फिर आप इसको 4 दे दो, 4 दिया, 4 2 ज़ार 8 इधर जाएगा तो -8, 2/2 से आएगा 1, फिर आप इसको 5 दे दोगे तो ये 0। अब मैं फटाफट इसको रफ में छोटा सा ड्रॉ कर रही हूँ, 1 2 3 4 5,
1 2 वाई कहाँ तक जाना है, वाई भी 5 तक जाना है बाबा। 2 3 थोड़ा जल्दबाजी कर ली, थोड़ा यहाँ करते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं बाबा। ये देखो, ये फटाफट ऐसे बनाया, 5 तक जाना है, मैंने देख लिया है। तो थोड़ा निगेटिव पोर्शन छोटा कर रही हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बड़ा कर दिया। 1 2 3 4 5 अंदाज से ले लिया, 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए मैंने ये फर्स्ट लाइन तो बना दी और थोड़ी छोटी बनाई है, ठीक है, जिससे कि टाइम सेव हो जाए। और ये जो दूसरी लाइन के पॉइंट्स हैं 3 2 4 1 5 0, वो मैंने प्लॉट किए, उनको मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो थोड़ा सा बच्चों हाथ से बनाते हैं ना तो थोड़ी गड़बड़ तो होती है ना। ये सेकेंड लाइन आ गई, ये बिल्कुल इसको कोइंसाइड करेगी। अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो भी रही है तो सिर्फ इसलिए कि अपने पास ग्राफ पेपर इस समय अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन के चलते मार्केट इज क्लोज्ड। तो ये हमने बनाया, तो ये लाइन एक के ऊपर एक आएगी। तो कोइंसिडेंट लाइंस थी, कंसिस्टेंट वाला केस था, करना ज़रूरी था, हमने इसको कर दिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट नंबर 2 इज x माइनस वाई इक्वल्स 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स 16, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल दिख रही है मुझे, कैसे, a1 अपॉन a2 किया तो 1/3 आया, b1/b2 किया तो भी 1/3 आया, यानी a1/a2 b1/b2 तो इक्वल आ गए। c1/c2 से बेटा 1/3 की जगह पर 1/2 आ गया। तो कौन सा केस है, देखो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट, यानी कि असंगत। तो इनको हमें ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। हियर इट इज, पार्ट नंबर 3 इज 2x plus y minus 6 equals 0, 4x minus 2y minus 4 equals 0। तो a1 2 है, b1 1 है, c1 minus 6 है, a2 is 4, b2 is minus 2, c2 is minus 4, ठीक है। now a1 upon a2, इट इज़ 2/4, दैट इज़ 1/2। देखो बच्चों ये माइनस आ गया ना, तो देखने की, करने की, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर केवल हमें ये जांचना है। तो ये तो कंसिस्टेंट आ गया, कैसे, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। कहाँ इक्वल आई है, 1/2, ये -1/2 इक्वल तो नहीं है। तो ये कैसी हो गई, कंसिस्टेंट, यानी कि संगत। तो इन्हें बच्चों हम हल करेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 बनाया हमने एक बॉक्स, 1 2 3, और ये हो गया xy। ओके, अब देखो ये है, इसको हम थोड़ा सुधार रहे हैं, कैसे, y इक्वल्स 6 माइनस 6 को इधर ले जाओ 6 हो जाएगा, 2x को इधर ले जाओ तो -2x। अब x को डिफरेंट वैल्यूज देते जाइए, y आपको मिलता जाएगा। समझो मैंने x को दिया 0, y मिल गया 6, x को मैंने दिया 1, y मिल गया 4, x को मैंने दिया 2, y मिल गया 2, x को अगर मैं दे दूँ 3 तो y मिल जाएगा 0। तो ये वाली हटा दो, 6 थोड़ा बड़ा नंबर हो रहा है ना, लेना है तो लो, नो इशू, मैं थोड़ा छोटे कर लिए। सेकंड पर आओ, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। पहली बात तो मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन ऐसी है कि इसको हम 2 से बड़े आराम से डिवाइड कर सकते हैं। कर दे, देखो डिवाइड करते हैं, क्या हो गया, ये 2x रह गया, माइनस ये क्या रह गया बेटा, y, और ये क्या रह गया, -2, है ना, ये रह गया। अब इसमें से -2 इधर के, -y इधर ले जाओ, तो क्या हो गया, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y, ये आ गया। अब आप x को वैल्यूज देते जाओ, y की वैल्यूज प्राप्त करते जाओ, सिंपल। तो समझो आपने x को दिया 0, चलो 1 दे दिया, 1 दिया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 2 से आया 0, 2 दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 2 किया तो 2, 3 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 किया तो 4। ये कोई वैल्यू मैच हो रही है, हाँ देखो ना हो रही है, 2 2, यानी हमको आंसर यही पता चल गया। लेकिन नहीं, हमें तो उसको पूरा प्रॉपरली ड्रॉ करके शो करना है। चलिए यहाँ पर हम इसको शो करते हैं।
फर्स्ट इज 1 4, पहला पॉइंट है 1 4, तो ये रहा 1 और ये रहा 4, ऐसे ठीक लिख दो यहाँ पर 1 4 फिर है 2 2 ये रहा है ना, यहाँ लिख दिया मैंने 2 फिर है बच्चों 3 0, तो ये रहा 3 0 है ना। देखो थोड़ा सा बेंड अभी भी हो ही गया, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। आप चाहो ना तो यहाँ पर इक्वेशन भी लिख दो। ये किस इक्वेशन की लाइन है, यहाँ लिख दो 2x + y - 6 = 0। अब दूसरे पॉइंट पर दूसरी इक्वेशन पर आते हैं। पहला पॉइंट है 1 0, दिख रहा है आपको 1 0, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 0, ओके। फिर है 2 2, तो यही है 2 2 है ना। फिर है 3 4, तो 3 4, ये कुछ यहाँ आएगा है ना। अब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं। हे मेरे मालिक, कुछ ना कुछ तो होता ही है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर इस इक्वेशन को भी लिख दीजिए, किसकी है 4x - 2y - 4 = 0। तो ये जो 2 2 आया ना, ये x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है ना। ये जो 2 2 आया, यानी कि इधर से देखा तो 2 और इधर से नापा तो भी 2, तो आपका आंसर हो जाएगा x = 2 एंड y = 2 विल बी योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना, कंसिस्टेंट था, सॉल्व हो गया। चलिए, ये हमने कौन सा पार्ट किया, पार्ट नंबर 3 किया। वन मोर इज देयर, पार्ट नंबर 4। इट इज 2x - 2y - 2 = 0, 4x - 4y, ये भी मुझे पैरेलल नज़र आ रही हैं। आपके अंदर भी वो पारखी नज़र आ जाएगी, देखते ही समझ जाओगे। देखो 2/4 से कितना आया, 1/2 है ना। फिर हमने किया b1/b2, तो -2/-4 से भी 1/2। लेकिन जब हम c1/c2 करेंगे ना, तो हमको मिलेगा 2/5। फिर हम यहाँ लिखेंगे सिंस a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, ठीक है। तो लाइन्स आर पैरेलल, समांतर हैं, यानी कि इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट मतलब इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाएंगे, असंगत। दैट्स ऑल, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन, रेक्टेंगुलर होना चाहिए गार्डन, whose length is 4 meters more than its width is 36 meters. Find the dimensions of the garden. तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले तो लेट आ जाता है ना, कुछ मानेंगे तभी तो काम चलेगा हमारा, एक्स वाई है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं लेट, कौन लंबा है, लंबाई ज़्यादा है, तो लेते हैं लेंथ को एक्स लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x meters and the width be y meters, ठीक है। माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। पहले तो ये हम सजावट कर लेंगे, इसके बाद हम आते हैं कंडीशंस पर। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, ठीक है, दी गई स्थितियों के अनुसार दी गई स्थितियों के अनुसार। पहली स्थिति क्या है, देखो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। देखो लेंथ है x और विड्थ है y। लेंथ इससे 4 ज़्यादा है। अगर आप चाहो कि इक्वल का साइन लगा दें तो कैसे लगाओगे, ये तो ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन इसको इसके बराबर लाना हो तो +4 तो किया जा सकता है। बस ये बन गई कहानी, है ना। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये दोनों बराबर नहीं है। लंबाई 4 मीटर ज़्यादा है,
लेकिन आप चाहते हो कि इक्वल का साइन आ जाए, तो आप एक काम करो, चौड़ाई में 4 जोड़ दो तो आ जाएगी लंबाई के बराबर। इसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये हो गया बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, अर्ध परिमाप 36 है, यानी कि हाफ पेरीमीटर। कहाँ गया, हाफ पेरीमीटर। ठीक, अब हाफ पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा है ना, आधा ही तो होगा। पेरीमीटर क्या होता है, देखो यहाँ लिखते हैं हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर हमको दिया है 36 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। हिंदी और लिख लेंगे अर्ध परिमाप, हाफ पेरीमीटर को लिखेंगे अर्ध परिमाप। ठीक है, और होती क्या है, परिमाप क्या होती है, 2l प्लस बी। यही तो होती है बेटा परिमाप। किसी भी रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या होती है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इसको कर दीजिए हाफ, क्योंकि आपसे हाफ पेरीमीटर करने को कहा जा रहा है। और ये कितनी है, 36। 2 से 2 हुआ कैंसिल, है ना। लेंथ क्या है, x, और ब्रेड्थ क्या है, y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। क्लियर हो गई बात। आपको क्वेश्चंस वगैरह सब समझ में आ रही है, कंडीशन समझ में आ रही है ना। तो मैंने बहुत अच्छा समझाया है, नहीं तो दोबारा देख लेना। ठीक है, तो ये 2 हो गई। बस अब इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। हमारे साथ बात ये है कि उन्होंने बोला है ग्राफ बनाओ भाई। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज में सब ग्राफ मेथड से ही करने हैं। एग्जाम में आ जाए ना और कोई मेथड ना लिखाओ, फिर थोड़ी ग्राफ से करेंगे, जिससे हमारा मन होगा हम उससे करेंगे ना। तो अब देखो इसको कैसे करो, y को इधर ले जाओ, जैसे पहले थी ना ऐसे बना लो। इसको ले जाओ, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ऐसा करने से ना ईजी हो जाता है। अब y को वैल्यूज देते जाओ। मैं सोच रही हूँ माइनस भी दे दूँ इस बार, -1 दे देते हैं। ठीक है, -1, तो 4 -1 किया तो कितना आएगा, 3। फिर एक दे देते हैं 0, तो 4 - 0 किया तो कितना, 4 + 0 किया तो कितना आ जाएगा, 4 + 0 करने से 4। अब अगर आप दे दो 1 तो ये हो जाएगा 5। सिंपल है ना। सेकंड ले लो, x + y इज इक्वल टू 36। ये थोड़ा ज़ोरदार हो गया, थोड़ा 36 लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लिया। इसको लिया 1 2 3 x y। अब यहाँ पर 1 2 लेने से तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। एक 1 लेंगे तो एक 35 हो जाएगा, सोचो कितना लंबा हो जाएगा, है ना। तो बीच का लेते हैं कुछ। तो चलिए यहाँ से इसको हम लेते हैं 17 18 19। ठीक है, 17 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि 19 और 17 से 36 होता है। 18 से 18 हो जाएगा, और 19 से ये फिर 19 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं, और देखो बेटा 19 तक जा रही है ना, तो 1 1 तो हम लेंगे नहीं। हम यहाँ से लेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे है ना। यहाँ भी 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और यहाँ भी ले लिया मैंने -2, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव भी है। तो फर्स्ट इज 3 - 1, तो ये रहा लगभग 3 और ये रहा -1, है ना, 3 - 1। फिर है 4 0, ये रहा 4 0। फिर है 5 1, तो ये 5 और ये 1। कुछ ऐसी लेटी हुई सी लाइन हमको मिल रही है, ये देखो ऐसी जा रही है, कुछ ऐसी। ठीक, ये आ गई लाइन, है ना। नेक्स्ट क्या है, 17 19। अरे बाबा थोड़ा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ये रहा 17, है ना, और यहाँ कहीं आएगा 19, यहाँ कहीं, है ना। तो ये पॉइंट हो गया 17 19। ठीक है, फिर है 18 18। ओके, ये रहा 18, और अगला भी मुझे लेना है 18, तो कुछ ये ऐसा आएगा 18 18। ठीक है, फिर 19 17, तो ये रहा 19, 18 के बाद 19 और 17। थोड़ा सा इधर ले लूँ, थोड़ा ऐसे आएगा ये, कुछ ऐसे, है ना। अब मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, इस लाइन को भी यूँ मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे इसको करना पड़ेगा प्रोड्यूस, क्योंकि इनको मीट करवाना है, इनको इंटरसेक्ट करवाना है, तभी तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा। ऐसे ये, है ना। तो अब हम इसको रीड करेंगे। रीड कैसे करेंगे, आपको पता है रीड कैसे करेंगे। देखो ये पॉइंट है ना, यहाँ से हम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
और यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर एक्स एक्सिस पर तो 20 है और वाई एक्सिस पर 16 है। तो एक्स पर क्या था, एक्स एक्सिस, एक्स हमने क्या ली थी, लेंथ, है ना, और वाई हमने क्या ली थी बेटा, विड्थ ली थी, चौड़ाई, है ना। इसका मतलब लेंथ होनी चाहिए 20 और विड्थ होनी चाहिए 16। यहाँ पर हम लिख देंगे लेंथ इज 20 मीटर्स एंड विड्थ इज 16 मीटर्स। चेक कर लें क्या, चेक करके देखें। यहाँ रखें 20 और यहाँ रखें 16। 20 माइनस 16 से आया ना 4 बराबर, यहाँ रख के देखो 20 और 16 से 36, परफेक्ट। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया। कैसे मिला, बाय ग्राफ मेथड। ठीक है, ग्राफ मेथड बच्चों हमारी मजबूरी है चैप्टर 1 एक्सरसाइज ये वाली जो है 3.2 इसमें। Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. हिंदी में ये इस तरह है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक और रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं करती हों, समांतर रेखाएं हों या संपाती रेखाएं हों। देखो लास्ट वीडियो में थोड़ा मैंने इसको और अच्छे से बताया था, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं। 6th क्वेश्चन, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन्होंने कहा हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं, अब आप ढूंढो, पहला केस ढूंढो इंटरसेक्टिंग लाइंस का, यानी एक और इक्वेशन बनाओ जिससे ये लाइन इंटरसेक्टिंग इक्वेशन बना दे। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि इससे एक लाइन बनेगी और आप एक इक्वेशन दो उससे एक लाइन बनेगी, है ना, वो दोनों इंटरसेक्ट करने वाली हो। तो मैं आपको यहाँ पे रफ बता दूँ, देखो कोई भी इक्वेशन मैंने ले ली, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये मैं अक्सर ले लेती हूँ। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो इतना पोर्शन बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग, ये 2 3 है वो कुछ और ही होगा, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग। अगर मुझे चाहिए कि ये लाइंस कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक संपाती हो, तो पूरा का पूरा एक जैसा होगा, पूरा का पूरा एक जैसा। हाँ कुछ टाइम्स हो सकता है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे। और अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक ऐसी लाइन मिले जो पैरेलल हो, तो उसमें क्या होता है, ये तो सेम रहता है, ये डिफरेंट हो जाता है, ये सेम रहता है। क्यों, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो होता है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होता। ऐसी लाइंस तो होती है ना बेटा पैरेलल लाइंस, तो इसमें क्या होगा, इतना पोर्शन तो सेम होगा, ये डिफरेंट होगा, इतनी सी बात है। ठीक है, फर्स्ट केस में कैसा बताना है मुझे, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इतना पोर्शन अलग। क्या करूं, ये 2 है ये 3 है, कुछ भी ले लो, कुछ भी इस ब्रह्मांड में हजारों करोड़ों अरबों खरबों लाइंस मिलेंगी, कोई भी मैं तो इनका उल्टा कर देती हूँ बस। तो मैंने ऐसे कर दिया, देखो 3x और 2y, बस इसको उल्टा कर दिया। -8 है मैंने +8 कर दिया, कुछ भी कर दो, इससे तो मतलब ही नहीं है, ये इक्वल भी हो तो भी चलेगा, बस ये डिफरेंट होना चाहिए। तो ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइंस का एग्जाम्पल। तो ये जो 8 है ना, इसको अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको हम कोई भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, 8 भी लिख सकते हो, -8 कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, सेकंड में क्या चाहिए बेटा, पैरेलल में मैंने आपको क्या बोला, इतना पोर्शन तो सेम, ये डिफरेंट, यानी कि ये तो सेम रहेगा, 2x प्लस 3y तो सेम रहेगा। कांस्टेंट आप कुछ भी दे दो, बस -8 नहीं देना, कुछ भी दे दो बट -8 नहीं देना, के -8 नहीं होना चाहिए, बाकी ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर, ऐसी सारी लाइंस इसके पैरेलल ही जाएंगी। तीसरा बोल रहे हैं कोइंसिडेंट, तो कोइंसिडेंट तो बड़ी प्यारी होती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, देखो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 3 से कर दो, 4 से कर दो, या एक काम करो k से कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2kx प्लस 3ky माइनस 8k इज इक्वल टू 0। k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस 0 मत करना।
के कुछ भी ले लो, बस 0 मत लेना, है ना। तो के से अगर आप इस पूरे सिस्टम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप के को 1 2 3 -1 -3/2 कुछ भी देते जाओ, आपको सारी लाइंस कोइंसिडेंट मिलती जाएंगी। अगर एक बोल रहे हैं तो ये, जनरल बोल रहे हैं तो ये, है ना, एक बोल रहे हैं तो ये, जनरल बोल रहे हैं तो ये तो मैंने जनरली दे दिया, एक क्या मैंने जनरली दे दिया। तो ये बच्चों हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हियर इट इज, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. Question number 7. Question number 7. Equations हैं x minus y plus 1 equal 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। कह रहे हैं पहले तो इनको ड्रॉ करो, फिर आगे की बात बाद में, ठीक है। पहले ड्रॉ करते हैं। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 का बनाया मैंने रेक्टेंगल 1 2 3 xy। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करूं बेटा, y को इधर ले जाऊं, क्या हो जाएगा देखो, x प्लस वाई 1 इज इक्वल टू वाई, ये हो जाएगा, है ना। अब हम x को वैल्यूज देंगे, y की हमको मिलती जाएंगी। तो 1 2 3 दे दो, 1 दिया तो 2 मिल जाएगा, 2 दोगे तो 3, 3 दोगे तो 4, हो गया। कितना सिंपल था। इसके बाद दूसरा बनाते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ सिखाती हूँ, हालांकि लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन हुआ था। ये बताओ, किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड करना इजी है कि 3 से डिवाइड करना इजी है? आप सब जानते हैं कि 2 से भाग देना आसान है, 3 से तो 0.333 0.666 ऐसे आता जाता है, ये टर्मिनेट हो जाता है। तो जिससे आसान है उसको रोक लो, बाकी दोनों को उधर भेज दो। -12 इधर जाएगा तो बन जाएगा +12, 3x उधर जाएगा तो बन जाएगा -3x। अब क्या करो, ये जो 2 है ना, इससे डिवाइड कर दो, 2 - 3x/2। अब क्या करना है, अब हम x को वैल्यूज देंगे और हमको y की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अब ये विषम संख्या है तो मैं चाहती हूँ इसको सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम x को देते हैं 2, फिर देंगे 4, फिर देंगे 6। 2 दिया, 3 2 6, 12 में से 6 गया तो 6, 6/2 किया तो 3, 3 आ गया, क्लियर। 4 दिया, 3 चौक 12, क्लियर, 12 आ गया, 12 में से 12 गया 0, 0 को 2 से भाग दिया तो 0। 6 देने की बजाय 0 दे देते हैं, थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, 0 दे दिया तो ये 0। तो क्या हो गया, 12 - 0/2 तो आ गया 6। तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे, कोई भी दे सकते हो क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं ना, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं अनंत बिंदु होते हैं। अब मेरे हाथ में ये आ गया, इसको हम करते हैं ड्रॉ। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y। पहला पॉइंट है बेटा 1 2, 1 2 ये रहा, फिर है 2 3, 2 3 ये रहा, फिर है 3 4, 3 4 ये रहा। आ गए एक सीधी लाइन में, चलो वो तो आना ही था, है ना। इसको मैं पहले ड्रॉ करती हूँ, ब्लैक से ही कर देते हैं। ये देखिए ऐसे किया, कुछ ये ऐसे जा रही है, ऐसे, ठीक है। अब है अगला पॉइंट 2 3, 2 3 ये कॉमन पॉइंट आ गया। 4 0 ये रहा और 0 6 ये रहा, ये 3 पॉइंट्स आ गए। तो इनको भी हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये ऐसे, ये 2 3 से जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझ लेना। ये बन गई दूसरी। अब उनका कहना है कि तीनों वर्टेक्स बताओ, जैसे इसका नाम A है समझो, इसका B है, इसका C है, ये तीनों बताओ। और जो ट्रायंगल बना है इसको शेड कर दो, ऐसे बोल रहे हैं, इसको शेड कर दो। तो ये तो फ्री टाइम में बैठ के आप अपना मस्त इसकी शेडिंग कर लेना, है ना। अब मैं कहाँ तक इसमें टाइम लगाऊं, लेकिन मैंने आपको बता दिया, इस तरह से इसकी शेडिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है, समझो, हो गई। अब हमें ये इसके वर्टिसेस बताने हैं, तो ये कैसे आएगा, पहले तो बताओ ये लाइन किसकी थी, ये लाइन थी x - y + 1 की,
और ये वाली लाइन किसकी है, ये है 3x + 2y - 12 की। तो ये वाली लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पर काट रही है ये पता करना है। तो पहली लाइन क्या है हमारी, पहली लाइन है x - y + 1 = 0। ये जहाँ पर x एक्सिस को काटेगी बेटा, वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। आप जानते हो ना, x एक्सिस पे जो भी बिंदु होते हैं वो ऐसे होते हैं, a 0 की तरह से y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y की जगह मैं रख रही हूँ 0, तो मुझे पता चल जाएगा कि वो कहाँ काटने वाली है। तो ये हो गया x + 1 = 0, यानी x = -1। तो ये पॉइंट आएगा -1 0। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ऐसे आएगा ये, ठीक है। तो हमको पहला आंसर मिल गया -1 0। ये कौन सा बिंदु है, B। ये ट्राइंगल B लिया, इस B ने कहाँ काटा, -1 0 पर। सेकेंड, ये वाली लाइन ये लाइन x एक्सिस को कहाँ काटेगी, जहाँ इसका y 0 होगा, है ना। देखो 3x + 2y - 12 = 0। इसमें भी y को 0 रख दिया जाए, तो 3x + 0 - 12, यानी कि x तो 4 दिख रहा है मुझे आता हुआ। चलो बढ़ा लिया स्टेप, 12/3 कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, ये आ गया 4 0। तो ये B पॉइंट आ गया था -1 0, और C पॉइंट बेटा क्या आ गया, 4 0। दो पॉइंट्स तो परफेक्ट आ गए। अब आते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड क्या था, वो तो हमने देख ही लिया था, कहाँ पर कट किया था, देखो इसने 2 3 पर देखा था आपने ना, ये कहाँ पर कट किया। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 3। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3। 10th क्लास में आने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना, आंसर एकदम प्रॉपर लिखना। आंसर लिखने का भी आधा नंबर होता है बोर्ड क्लास में। आप कैसे लिखोगे, A 2 3, B पॉइंट -1 0, C पॉइंट 4 0। ये इस तरह से करली ब्रैकेट में डाल देना, ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, और शेडेड रीजन तो आप दिखाई देंगे कि हमारा ट्राइंगल है। ओके, तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 आज मैंने समाप्त करवा दी है। 3.3 में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।